ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਸਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਕਿਰਸੀ ਭਗਤ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ 2015 ਤੋਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕੋਟਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਬਾ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਟਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬੰਬੂ ਕਾਸੀ ਕੇ ਵਾਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਲਾਲ ਪਦੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬੰਬੂ ਦਾ ਪੂਰਾ परिचय ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ परिचय ਦਿਓ पूरा। राम राम सकल किसान भाइयों ने। मेरा नाम भानीराम बम्बू, गांव काशी का बास, तहसील एलनाबाद, जिला सिरसा का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਲਾਲ ਪਦੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਫਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? डॉक्टर सुरेंद्र दलाल पत्ती ये है हाँ जी कि डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी एक पैसे से एडीओ थे। अच्छा जी। तो उन्होंने जब 2001 में हमारे क्या है यहाँ ये जो अमेरिकन सुंडी है, हाँ जी, उसने पूरे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में नरमे की जो फसल है उसको तहस नहस कर दिया था। ठीक है जी। तो एक अखबार में एक लेख छपा था। अच्छा जी। भी ये वैज्ञानिकों की, किसानों की और सरकार की ये साझी हार है और ये डूब मरने की बात है। 2 इंच का कीड़ा है, 1.5 इंच का कीड़ा है जो किसी के काबू नहीं है। अच्छा जी। तो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी वैसे एक बीज वैज्ञानिक थे, पीएचडी होल्डर थे, उनको ये बात लगी और उन्होंने ये देखा भाई इसमें पेस्टिसाइड में, जहर में किसी कीट का कोई हल नहीं है। तो उन्होंने एक कीट पहचान की मुहिम शुरू की। जींद के निडाना गांव, ललित खेड़ा, राजपुरा बयान गाँव से। और इन्होंने काफ़ी साल, 3-4 साल उन्होंने ये प्रैक्टिकल किया और कुछ एक अपने शिष्यों के साथ है। तो 2005-6 में इन्होंने ये जो डॉक्टर सुरेंद्र कीट साक्षरता मिशन के तहत ये क्लासें जो है ये लगानी शुरू की। और वहाँ से बहुत से लोग यहाँ से अपने पूरे इंडिया से लोग वहाँ से सीख के और अलग अलग स्टेट में जाके और अपने हिसाब से खेती करते हैं। तो ये डॉक्टर सुरेंद्र दलाल ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਰ ਕੋਟਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੈਰਨ ਜੀ ਸੁਤਾਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟ ਫਾਟਸਾਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਇਆ, ਫਰਕ ਪਿਆ। ਤੇ ਕੋਟਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪੌਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਸਾਥੀਓ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡੀਏਪੀ वगैरह स्टार्टिंग तो बिजाई तो सानू ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल पत्ती में क्या है, ये खाद तो देनी होती है, जैसे अपन ने डीएपी देनी होती है। तो डीएपी किसान लगभग क्या करते हैं कि लास्ट तक इसको लेके घूमते हैं। हाँ जी। डीएपी एक ऐसी है खाद जो अपने को बिजाई के टाइम ही जितनी भी देनी चाहिए। अच्छा। अलग अलग इस एरियाज के हिसाब से, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। कुछ तो एक बैग लोग देते हैं, कई जगह जगह भारी है जमीनें हैं वहाँ कुछ आधा बैग भी देते हैं। तो अपने हिसाब से जितनी भी देनी होती है वो अपने को दे देनी चाहिए। और जैसे यूरिया रह गया, तो यूरिया आप जैसे पहले या दूसरे पानी में, जैसे जुलाई से पहले अपने को ये जो अपना यूरिया है उसमें पूरा कर लेना चाहिए। हाँ जी। उसके बाद न्यूट्रिशन की बात ही है। एक डॉक्टर साहब ने बताया था 5.5% का घोल, उसमें होता है 100 लीटर पानी में 2.5 किलो डीएपी, 2.5 किलो यूरिया और आधा किलो 21% जिंक सल्फेट
तो उसको लेके अच्छा जी। और उसकी जो अपन ऊपर स्प्रे करते हैं, इससे पौधे का जो न्यूट्रिशन है वो पूरा हो जाता है। जैसे अच्छा जी। 3 स्प्रे इसकी करते हैं, हाँ जी। उसके बाद डीएपी को हटा के अच्छा और जी। जिंक, ये मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं 1.5 kg 100 लीटर पानी में। अच्छा जी। और जिंक और यूरिया सेम रहेगी, यूरिया अच्छा जी। 2.5 किलो और जिंक आधा किलो 21% जो है हम्म। उसका सेम फॉर्मूला रहेगा। 2 अच्छा स्प्रे जी। इसकी करते हैं अच्छा जी। और लास्ट जो स्प्रे करते हैं वो एसओपी अच्छा, सल्फेट दो और पोटास। सल्फेट और पोटास 2 किलो लेके हम्म। और उसकी स्प्रे वो करते हैं। हाँ तो जी। बाद में जो भी नाइट्रोजन, उसकी जो फास्फोरस की और जिंक की जो कमी होती है, सल्फर की, तो इन तत्वों से वो, पोटास अच्छा। की, इन तत्वों से वो पूरी हाँ जी। हो जाती है। तो ये 6 स्प्रे का जो शेड्यूल है, ये इसको दलाल गोड़ बोलते हैं। अच्छा जी। तो ये 6 स्प्रे जो आपने बताई, तो इसके बीच में मैं एक सवाल करूँगा। तो काफ़ी जगह ये मेरे को सवाल सुनने को मिला। तो एग्रीकल्चर की जब हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर पता चलता है कि डीएपी है तो उसके अंदर जो जिंक वगैरह है वो डल नहीं सकती। जो भी मैं पेस्टिसाइड पे दुकानदार के पास किसान को भेजता हूँ, तो मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से पीछे वर्क कर रहा हूँ, तो किसान को भेजता हूँ तो वो दुकानदार ऐसे बोलते हैं भी इसके अंदर मिल नहीं सकती। आप ये जो 12% वाली इडिटा जिंक आती है चिलेटेड फॉर्मुलेशन के अंदर, तो ये डालो। तो इसका क्या राज है, हम इसको क्यों मिलाएं? वो तो बोलते हैं भी इसका घोल फट जाएगा, खराब करेगा। तो इसके अंदर आप ये कैसे करते हो? देखिए, लगातार 2006 से हाँ ये जी। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल, ये जो घोल है, एक तो ये पेटेंट घोल है और पेटेंट जब कोई फार्मूला हाँ होता है जी। तो ये जो सरकार के नुमाइंदे, जो भी कृषि वैज्ञानिक है, वो पूरी तरीके से निरीक्षण परीक्षण करके अच्छा जी। और फिर ये पेटेंट होता है। तो 2006 से तो हम कर रहे हैं, हम्म। उसमें घोल फट भी जाता है हम्म। तो भी कोई दिक्कत है कभी आज तक कोई किसान के आई नहीं है। दूसरी बात है, अगर आप ईडीटी जिंक 12% डालेंगे हाँ जी। तो उसमें ज्यादा पैसे लगे के भी अपने को एक ही तत्व मिला, हाँ जिंक। जी। हाँ जी। अगर अपन उसकी जगह 21% जिंक लेते हैं हाँ जी। तो उसमें अपने को 2 तत्व मिल जाते हैं। एक तो जिंक की कमी पूर्ति हो जाती है, साथ में सल्फर भी अपने को मिल जाता है। इसलिए अपने को 21% जिंक ज्यादा। अगर अपने को 21% जिंक नहीं मिले तो 33% 300 ग्राम 100 लीटर के पीछे अपने को लेनी चाहिए। तो अपने जो फर्स्ट 3 स्प्रे है उसके अंदर 4 तत्व है जो पूरे हो गए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, सल्फर। हाँ जी। तो उसके बाद वो मैग्नीशियम भी पूरे हो गए, लगभग न्यूट्रेंट है जो पूरे हो जाते हैं। तो अपने को माइक्रो न्यूट्रेंट वगैरह डालने की कोई जरूरत नहीं रहती क्या इसके बाद? नहीं, माइक्रो न्यूट्रेंट अपने को डाल भी सकते हैं, पर हाँ जी। हमारी जो 8 साल की ये प्रैक्टिस है, हाँ जी। हम कोई अदर माइक्रो न्यूट्रेंट जो है वो लेके नहीं डालते। और इससे हमारे जो नरमे की फसल में सारे तत्व है वो पूरे लगभग हो जाते तो हैं। आपने जो फर्स्ट 3 स्प्रे बताए, हाँ जी। तो उसके अंदर जो किसान की समस्या आती है, जो बोरोन तत्व की कमी आती है, हाँ जी। बोरोन तत्व के कारण जो पौधे के ऊपर ही गुड्डी है जो सूख जाती है, हाँ जी। तो उसके लिए कब से स्प्रेइंग स्टार्ट करना चाहिए हमको? या पहले ही मिट्टी टेस्ट करवा के ये कार्य करना चाहिए, या हमने गुड्डी सूखने के बाद ये प्रयोग स्टार्ट करना चाहिए? क्या करना चाहिए इसके अंदर? नहीं, ब्रोन किसान अगर कमी दिखे, हाँ जी। जैसे हर जगह ब्रोन की कमी नहीं होती। हाँ जी, नहीं होती। ब्रोन की कमी के कुछ लक्षण है। एक तो ऊपर जो पौधे के ऊपर गुड्डी सूख जाती है। दूसरा लक्षण इसका ये है कि छोटा टिंडाना 2 भाग में फाट जाता है। अच्छा जी। तो ये कुछ ब्रोन के लक्षण है। तो ब्रोन के जहाँ भी लक्षण दिखे 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ब्रोन भी इस दलाल गुड़ के साथ डाल उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये तो आपने जो न्यूट्रिएंट का भाग है जो हमने पूरा पोर्शन पूरा कर लिया। तो उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसान के बहुत ज़्यादा समस्या आती है, जैसे जैसिड है, हरा तेला जिसको हम बोलते हैं, वाइट फ्लाई है, चिट्टी मक्खी जिसको बोलते हैं, और थ्रिप्स है जिसको जूं चुरुड़ा आप हरियाणा की भाषा में बोलते हो। हाँ जी। ते और एक जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, सबसे ज़्यादा भयभीत हो रहे हैं किसान, गुलाबी सुंडी, पिंक बॉल वर्म। तो बहुत ही खतरनाक कीड़ा लग रहा है किसानों को। तो आप इनसे डरते नहीं कि आप क्या तरीके से इसको मैनेजमेंट करते हो? तो उसके ऊपर आप मेरे को पूरा बताइए। देखिए, जो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन की जो भी पाठशाला लगती है, हाँ ये जी। जींद के निडाना गांव से शुरू हो गई हाँ जी। और आज हरियाणा के 4 से 5 जिलों में ये क्लासेज लग रही है। और राजस्थान में हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में भी ये क्लासेज अच्छा अभी हमने 1-2 ट्रायल के तौर पे की है। अच्छा जी। और अगले साल इसको
करेंगे गंगानगर जिले में एक कोई पाठशाला जरूर रखेंगे और एक हनुमानगढ़ जिले में अच्छा। रखेंगे। तो इन क्लासों में क्या है, 2014 से पहले मैं जो ये कीट है इनसे मैं भी डरता था। अच्छा। जब 2015 में मैंने ये डॉक्टर दलाल पत्ती को जैसे सीखना शुरू किया, अच्छा जी। तो हर हफ्ते जींद जो पाठशाला लगती है मैं उसमें जाया करता। अच्छा। और उसमें जो कीट अपने को जैसे ये बताया जाता है, ये हरा तेला है, ये अपने को नुकसान करता है। अच्छा। ये जो चुरडा है ये अपने को नुकसान करती है। व्हाइट फ्लाई ये अपने को बहुत ज्यादा नुकसान करती है। तो व्हाइट फ्लाई से तो बहुत ज्यादा अटैक हुआ था, नर में काले होने लग गए थे। नर में काले होने लग रहे। ये पहले जब मैं 2015 में जब जाना शुरू किया पाठशाला में, ये इस दलाल पत्ती को सीखना शुरू किया, तब ये मेजर किटों में 3 किट थे। अच्छा जी। तो वहां जब जाके पता चला उन क्लासों में, भाई ये जो हरा तेला जो अपन दुश्मन मानते हैं हरे तेले को, और कोई भी मच्छर अपने दिखने पे जैसे मारने जहर छिड़क देते हैं, तो इसके कुछ फायदे हैं। अच्छा जी, फायदे हैं इनके। ये उल्ट हो गया काम। ये उल्ट हो गया काम। इनके कुछ फायदे हैं। थ्रिप्स का भी फायदा है। अच्छा जी। देखिए तेले का मैं बताता हूँ आपको, तेले का क्या फायदा है। तेला जैसे ही आपकी फसल में आता है, अच्छा जी, तो एक बार तेले की पहचान बता दीजिए, क्यों हर हरा कीट जो तेला नहीं होता किसान को समझ नहीं आती ये बात। ये तेले की पहचान ही है। तेला जैसे मतलब ये लोहार की छेनी के जैसे एक साइड ये पतला होता है। अच्छा, और आगे की तरफ झुका होता है, जैसे फोर ट्रैक्टर अपना नहीं होता, और जिसको आप छेड़ोगे ना तेले को तो वो मतलब टेढ़ा चलेगा। अच्छा, टेढ़ा चलेगा। हाँ, रोडवेज बस की तरह ना वो टेढ़ा चलता है। अच्छा। और जब तक तेला उड़ने नहीं लग जाए तो उसमें पत्ते के ऊपर आप जब पत्ता इसको पलटोगे, नरमे का पत्ता, तो क्या होगा, इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होती। अच्छा, जब तक उड़ने नहीं लग जाए। और उसमें जो दूसरा जो हरा कीट है, अच्छा, वो मतलब चलता रहेगा, वो रुकता नहीं है। तो ये हरे तेले की पहचान है। जो कीट चलता है वो हरा तेला नहीं है। अच्छा। और जो कीट जिसमें मूवमेंट ज्यादा नहीं है वो हरा तेला है। शांत बैठा है जो आराम से, तो वो हरा तेला है। हर एक कीट हरा तेला नहीं होता। किसान क्या करता है, हरे तेले की पहचान नहीं करता। और हर जो कीट है, कई बार देखने में आता है, क्या होता है, क्राइसोपा की जो मादा है, ये जो तितली है क्राइसोपा वाली, तो इसको भी किसान तेला मान लेता है। भी ये हरा तेला ना मतलब बड़ा हो गया, इसको मारना बहुत जरूरी है। रेजिरेटर के आगे रहते हैं, सीलर वगैरह मारते हैं जो जब ये उन क्लासों में मैंने ये जाना शुरू किया निडाना गांव में। अच्छा जी। तो ये हरे तेले के कुछ वहाँ क्या होता फायदा बताया जाता भी है। तेला अपनी फसल में ये कुछ फायदा करता है। फायदा करता है कि एक तो ग्रोथ को रेगुलेट कर देता है। ग्रोथ जो बहुत ज्यादा कॉटन की जो बढ़वार हो रही है उसको नहीं बढ़ने देता। और दूसरा फायदा इसका, जिस पत्ते को तेला खा गया उसके पीछे वाला टिंडा उसका बड़ा होता है। और फिर हमने भी आके इस चीज का ट्रायल किया, तो हमने क्या देखा भी 1 ग्राम वजन का उसमें फर्क आया। अच्छा, 1 ग्राम का बहुत ज्यादा फर्क आया। एक टिंडे में 1 ग्राम रुई के वजन का फर्क आया। जहाँ पेस्टिसाइड डली थी वो 4 ग्राम का निकला, और जहाँ पेस्टिसाइड नहीं डली थी वो पूरा 5 ग्राम का वो जो निकला। जैसे एक बीघे के अंदर 6000 प्लांट हम मानते हैं। हाँ जी। तो ऐसे तो 2 क्विंटल का फर्क हो गया 1 ग्राम के हिसाब से। हाँ, 2 क्विंटल का फर्क, और ये लगभग निकलता ही है। अच्छा अच्छा। बगैर पेस्टिसाइड जब हमने प्रैक्टिस शुरू की तो हमारे नरमे का उत्पादन भी बढ़ा। अच्छा अच्छा, उत्पादन बढ़ा। और तीसरा हरे तेले का ये फायदा है, जैसे हरे तेला जब भी आता है, अच्छा, तो उसके नरमे के पत्ते क्या है, थोड़े से मुड़ने लगते हैं, टेढ़े होने लगते हैं, नीचे से पत्ता इसका खराब हो जाता है, किनारी से ये रस चूसता है। तो वो पत्ते जैसे कुछ 15-20 दिन बाद वो बीज के पत्ते हो जाते हैं। अच्छा जी। तो सफेद मच्छर को क्या है, सफेद मच्छर को पत्ते चिकने चुकड़े पत्ते चाहिए। अच्छा। तो सफेद मच्छर के लिए बढ़िया एनवायरनमेंट, बढ़िया पत्ता वो तेला है, वो नहीं छोड़ता। अगर अपन तेले को मारते हैं तो सफेद मच्छर के बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये तो तेले का फायदा है। और वहाँ जब हमने क्लासों में जाना शुरू किया, अच्छा, तो वहाँ थ्रिप्स के भी फायदे बताए। अच्छा। जैसे थ्रिप्स आती कब है? हाँ, थ्रिप्स आती है गर्मी के टाइम, गर्मी के अंदर आती है, स्टार्टिंग में आ जाती है। बरसात जब नहीं हुई होती तो उस टाइम थ्रिप्स आती है। अच्छा जी। तो थ्रिप्स का क्या है, पहले गर्मी के टाइम में पत्ते का क्या है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है, तो पत्ता एक पत्ते के पीछे एक रस चेप सा निकलता है, जो मोस्टली किसान क्या करते हैं, उसको चेपा मानते हैं, और चेपा मान के उस पे जहर का जो छिड़काव है वो शुरू कर देते हैं। अंदर तो चक्कर लगते ही वो कपड़े खराब होने लगे, तो ऐसे मानो भी चेपा आ गया। हाँ जी, हाँ जी। तो वो होता क्या है, वो एक पौधे की भाषा होती है कीट को बुलाने के लिए। अच्छा। जैसे ही
वो पौधा वो रस छोड़ता है। तो जब जैसे बरसात नहीं हुई तो सूखा मौसम है और गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो वहाँ थ्रिप्स का जो मादा है वो उस सुगंध से उसके पास आएगी और उसके पास अपने जो अंडे है वो रखने शुरू कर दे कि उनमें थ्रिप्स के बच्चे निकलेंगे और वो पत्ते को रस चूसना शुरू कर देती है। अच्छा, और अच्छा। थ्रिप्स को क्या होता है कि ऊपर का जबड़ा होता है, जैसे ही वो पत्ते को कुचलती है तो कुछ एक रस पत्ते के ऊपर जो पत्ते का निचला हिस्सा होता है उस पे कुछ एक रस पत्ते पर रह जाता है, तो एक सिल्वर कलर की लहर सी आ जाती है। तो उस पत्ते का क्या है, वाष्पीकरण कम हो जाता है और फिर धीरे धीरे पत्ता ये खड़ा हो जाता है। अब ऐसे जब पत्ता हो गया खड़ा तो उसके ऊपर जो सूरज की धूप है वो कम पड़ेगी। यहाँ पौधा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और हम क्या करते हैं, हम अनजाने में उस थ्रिप्स को मार के और पत्ता वो पौधे का फिर सीधा कर देते हैं और उसका वाष्पीकरण ज्यादा होता है और पत्ता कमजोर पड़ जाता है। तो ये थ्रिप्स के फायदे हमें बताई और आके हमने जो प्रैक्टिकल किया तो वही बातें हमने अपने खेत में देखी। तो एक बार ये रोकना चाहूंगा मैं, जो थ्रिप्स मैंने अब की बार ये कॉटन स्टार्ट किया है पेस्टिसाइड फ्री। जो भी मेरे पास कॉटन है वो पेस्टिसाइड फ्री है, हमारे फार्मर भी बैठे हैं तो इनके पास भी कॉटन है जो फ्री है। तो स्टार्टिंग के अंदर हमारे को क्या दिक्कत आई आपको बता दूं भी, फार्मर जो भी बिना पेस्टिसाइड के करते हैं, पेस्टिसाइड करते हैं, वो बोलते हैं आपके नरमे के अंदर जूं आ गई। परंतु कई कक्षाएं ज्वाइन करने के बाद, क्लास ज्वाइन करने के बाद पता चला भी एक थ्रिप्स के जैसा ये कीट और है जो उसके अंदर ज्यादा मूवमेंट करता है, उसके ऊपर स्पॉट होते हैं 6, तो हल्का जो भूरा कलर है वो सा होता है और वो फास्ट चलता है, मूवमेंट फास्ट करता है। तो उसके बारे में बताइएगा फार्मर को ताकि पता चल सके भी क्या चीज है ये। देखिए, किसान पत्ते को पलटता है और पत्ते के नीचे जितने भी वो जो चुरड़े के कीट दिखते हैं, अच्छा, वो सारी को थ्रिप्स मान लेता है। हाँ जी। उसी में एक थ्रिप्स के जैसा कीट होता है जिसको अंग्रेजी में 6 सपोर्टेड बग बोलते हैं, बिंदुआ चुरड़ा उस पर बोलते हैं। अच्छा जी। उस पे 6 बिंदु होते हैं। वो इससे ही दिखेगा? हाँ, वो ये इस लेंस से अगर आप ध्यान से देखोगे, एक बार जब उसकी आपको पहचान आ गई फिर तो उसको आप आसानी से देख लेते हैं। इसका थोड़ा सा आप अभ्यास करोगे तो ये दिखने लग जाएगा अपने को। उसको बिंदुआ चुरड़ा बोलते हैं और वो इस जो शाकाहारी चुरड़ा है उसके जैसा ही होता है। अच्छा। थोड़ा सा इसके रंग में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो थोड़ा सा गहरे भूरे रंग का होता है। ये थोड़ा जो शाकाहारी है वो हल्के भूरे रंग का होता है। उस पे जब आप लेंस से देखोगे तो ये जो स्पॉट है वो अलग से नहीं दिखेंगे, आपको एक टूटवीं धारी सी दिखेगी। अच्छा जी। उसके ऊपर पीठ के ऊपर टूटवीं धारी सी दिखेगी, तो वो बिंदुआ चुरड़ा है। अच्छा। तो वो थ्रिप्स को खाता है? वो थ्रिप्स को खाता है। थ्रिप्स को खाता है। अगर थ्रिप्स उसको नहीं मिली तो वो तेले को खाता है, अगर तेला नहीं मिला तो वो दूसरे कीट को खाता है। अभी तक ना जो मैंने फील्ड चेक किया तो उसके अंदर मैंने थ्रिप्स नहीं मिली और वो बिंदुआ चुरड़ा उसके अंदर था। हाँ जी। तो मैंने सोचा अभी ये अब इसका क्या काम रह गया, तो वो हरे तेले को खाएगा। हाँ, वो दूसरे जो शाकाहारी कीट है उनसे अपना पेट भरेगा। अच्छा अच्छा। और जैसे ही शाकाहारी कीट घटने लगेंगे तो दूसरे मांसाहारी जो कीट हैं वो उस बिंदुआ चुरड़े से पेट भर लेंगे। अच्छा जी। हाँ जी। तो एक बात और है, आपको एक परिभाषा बता रहा हूँ मैं, जो बाजार की बनाई हुई परिभाषा है, जैसे बोलते भी मित्र कीट है किसान के, ये दुश्मन कीट है, उसके बारे में आपको मेरे को सिद्ध करके दो भी, ये कैसे हो सकता है, ये आप गलत ठहराओ इस चीज को। देखिए, कोई कीट है, कोई ना तो अपना मित्र है और ना कोई कीट, ये डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी ने बताया कि कोई कीट अपना दुश्मन नहीं है, कोई कीट अपना मित्र नहीं है। ये कीट हैं जो एक जीवन यापन करने के लिए पौधे की जरूरत के हिसाब से आते हैं और जैसे पौधे का काम पूरा होता है तो दूसरे मांसाहारी कीटों के द्वारा जो है वो खा लिए जाते हैं। अब जैसे अपने नरमे में क्या होता है कि एक बार शाकाहारी कीट बढ़ते हैं तो उसकी एवज में फिर मांसाहारी कीट बढ़ते हैं। अच्छा जी। और जब शाकाहारी कीट घटने लगते हैं तो उसकी एवज में मांसाहारी कीट घटने लग जाते हैं। क्यों घटने लग जाते हैं कि जो बड़ा मांसाहारी कीट होता है वो छोटे मांसाहारी कीट को खा लेता है। हाँ, कीट को पेट भरना है। अब मकड़ी जैसे मान लीजिए जाड़ा बनाती है तो मकड़ी के जाड़े में मकड़ी को तो जैसे मांसाहारी फंसे या शाकाहारी फंसे उससे मतलब नहीं है, मकड़ी को तो अपना पेट भरने से मतलब है। मैंने वो आज सुबह विजिट कर रहा था तो मैंने कई फार्मर को दिखाया भी था, उसके अंदर जो व्हाइट फ्लाई है उसके जाल के अंदर व्हाइट फ्लाई फंसी हुई थी और मकड़ी उस व्हाइट फ्लाई खा रही थी। हाँ जी।
तो ये एक प्राकृतिक कीटनाशक का काम कर रहे हैं। हाँ, ये जो सारे जो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी ने क्या है कि 206 प्रकार की कीटों की पहचान की, उसमें 43 प्रकार के मांसाहारी कीट और 163 प्रकार के 43 प्रकार के शाकाहारी कीट हाँ। और 163 प्रकार के मांसाहारी कीटों की जो पहचान की। जैसे 43 शाकाहारी है तो मांसाहारी क्या है उनसे 4 गुना ज्यादा है। फिर तो इस हिसाब से तो वेबसाइट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नहीं, हमारे जो 8 साल का जो मैंने ये प्रैक्टिकल किया है उसमें आप एक बूंद पेस्टिसाइड की जरूरत आपको नहीं। तो एक उदाहरण मेरे को आप और दो, जो क्राइसोपा है, हाँ जी, उसकी जो मादा है, जो मैंने सुना है कई बार वो मांसाहारी शाकाहारी हो जाती है। हाँ जी, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। क्राइसोपा की जो मादा है, जो तितली है, वो वास्तव में शाकाहारी है और वो जो बाद में अंडे देती है और उसमें जो क्राइसोपा निकलता है वो जबरदस्त मांसाहारी है। तो ये परिभाषा तो यहीं पे फेल होगी, ये मित्र कीट और हाँ जी, दुश्मन कीट मित्र वाली। कीट और दुश्मन कीट वाली तो यही फेल होगी। अब उसको क्राइसोपा की जो मादा है उसको मित्र माने कि दुश्मन माने? हाँ सही बात है। ठीक है, ये सवाल जो भी बोलता है मित्र कीट हाँ जी, दुश्मन, हाँ जी। उनसे पूछना चाहेंगे हम। हाँ जी, हाँ जी, कोई बताए तो तो किसी को पता हो तो कमेंट करें। हाँ जी। तो इसके बाद जो मेन समस्या है गुलाबी सुंडी, उसके बारे में आप क्या करते हो? गुलाबी सुंडी का ऐसा है, उसके क्या प्रैक्टिस रहती है गुलाबी आपकी? सुंडी अभी इन 2-3 सालों में एक नया कीट है हाँ जी, और हमारी प्रैक्टिस में ये पिछले साल आया। हाँ जी, पिछले साल ढाणी मोहब्बतपुर, हमारे यहाँ काशी के बास के पाठशाला के कुछ जो किसान हैं उन्होंने अपने गांव में जाके और ढाणी मोहब्बतपुर वहाँ पाठशाला 2022 में शुरू करी। तो पिछले साल हमारे अपने एलनाबाद एरिया में ये गुलाबी सुंडी का प्रकोप कम था और था तो लास्ट में कुछ देखने को मिला। ढाणी मोहब्बतपुर क्या था, जो डेमो का जो प्लाट था उसमें 10 में से 9 टिंडोए गुलाबी सुंडी से अफेक्टेड मिले। अच्छा जी, हाँ जी, तो 90% नुकसान हो गया। 90% नुकसान हो गया। पर हमने क्या देखा कि उसमें जो टिंडे की जो चार सिकरी है वो खिलता है, तो उसमें एक खाई हुई थी और 3 जो है किसान ने वो जो सेब चुगली थी और उसमें 20 मन का उत्पादन बगैर किसी जहर के आया था, इतना गुलाबी सुंडी होने के बावजूद। तो गुलाबी सुंडी जैसे ही अपन किसी कीट पे जहर छिड़कना जैसे शुरू करते हैं मारने के लिए, अच्छा जी, तो वो क्या होता है अपना जीवन चक्र छोटा करके और स्पीड जो है अपनी वो नुकसान करने की या खाने की जो है वो बढ़ा देता है। तो गुलाबी सुंडी के जीवन काल पे थोड़ी सी चर्चा हो जाए। गुलाबी सुंडी का ये 50 से 60 दिन का इसका जीवन काल होता है और इसका जो है सारा इसकी 4 इसकी अवस्थाएं, ये गुलाबी सुंडी के बाद जो प्यूपा है उसके 10 दिन की अवस्था और 15 से 20 दिन की जो अवस्था है उसकी इसकी सुंडी 4 से 5 दिन सॉरी उसको अंडा जो होता है 4-5 दिन का अंडा होता जैसे है। गुलाबी सुंडी है उसके 30 से 35 दिन का इसका जीवन होता है। उसके बाद ये प्यूपे में चली जाती है तो 10 से 1 दिन इसका प्यूपे का काल होता है। उसके बाद जो तितली निकलती है और तितली जो अंडे देती है तो 5 से 6 दिन में वो अंडा बाहर निकल गए और फिर सुंडी ऐसे करके इसका 50 से 60 दिन का ये जीवन काल होता है। तो अंडे से जो सुंडी बनती है तो वो कितने टाइम के अंदर गुड्डी के अंदर प्रवेश कर जाती है और जो पतंगा है वो कहाँ पे अंडा देता है? ये पतंगा जो है ये कीटों की अलग अलग जो है श्रेणी डॉक्टर साहब ने बनाई हुई है। कुछ एक कीट होते हैं रस चूसक और कुछ होते हैं पत्ते खाने वाले या कोई पौधे के कोई भी भाग वो खाने वाले, उनको चर्वक कीट बोलते हैं। कुछ एक कीट ऐसे होते हैं जो शाकाहारी कीटों में डॉक्टर साहब ने बताया कि वो सिर्फ फूल ही खाते हैं और कुछ एक कीट ऐसे होते हैं जो फलाहारी होते हैं। अच्छा, तो ये जो एक तो अमेरिकन सुंडी है और एक ये जो गुलाबी सुंडी है ये इसका क्या है, ये फलाहारी कीटों की श्रेणी में आती है। अच्छा, तो ये सीधा ही फसल के फल पे अटैक करती है। तो विद इन 4 घंटे के अंदर अंदर निकलने के बाद या तो ये फूल के अंदर चली जाती है और या टिंडे के अंदर चली जाती है। अंडे में से निकलने के बाद जो लार्वा है वो 4 घंटे के अंदर प्रवेश हो जाता है। 4 घंटे में इसमें प्रवेश हो जाता है। तो कोई जो पेस्टिसाइड है वो इफेक्टिव हो ही नहीं सकता इस बात से
वो कौन से 4 घंटे निकाले फार्मर भी उसके अंदर हम स्प्रेइंग कर दें? नहीं, ये सच बात है भाई। अब हमने अपने ये डॉक्टर सुरेंद्र दलाल पत्ती ये प्रैक्टिस में हमने देखा है इन 2 सालों में, जहाँ पे ज्यादा जहर डल रहा है वहाँ गुलाबी सुंडी का अटैक ज्यादा है। अच्छा। और जो किसान डॉक्टर सुरेंद्र दलाल पत्ती से कर रहे हैं खेती, उनके खेतों में गुलाबी सुंडी का अटैक तो है पर वो कम है। एक तो मैंने काफी दिन पहले आपको एक पिक भेजा था, आपने बोला वो हथजोड़ा है। हाँ जी। तो उस हथजोड़े के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। मांसाहारी कीट है वो, जो भी सुंडी होती है उसको खाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा, जीवन काल के बारे में थोड़ा सा बताइए। उसके अंदर क्या है, वो कितने मतलब बच्चे पैदा करता है और कितने सुंडियां खा जाता है, वो बता दीजिए आप। हथजोड़ा अपने जीवन काल में ये एक हथजोड़ा अगर अपने खेत में है तो अगले 20 दिन 25 दिन में आपको एक हथजोड़े से, ये एक हथजोड़ा एक बार में 600 अंडे देता है। ठीक है, तो अगले हफ्ते 20-25 दिन में वो 600 हो गए, फिर अगले महीने फिर 600, फिर अगले महीने फिर 600 का 600, ऐसे करके वो अपने खेत में बढ़ते रहते हैं। हथजोड़े को जो है ये सुंडी खाना बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा। हथजोड़ा तो मैंने वहां पे देखा है जहाँ से मतलब काफी साल हो गए, वहाँ पे 10 साल हो गए, पेस्टिसाइड का बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ। और वहाँ पे मेरे को हथजोड़ा फर्स्ट बार कॉटन लगाया तो देखने को मिला, और फील्ड में मेरे को नहीं देखने को मिला कहीं भी। देखिए हाँ, ये जो दूसरे जो जहर वाले फील्ड होते हैं उनमें तो वैसे ही देखने को नहीं मिलते मांसाहारी कीट, क्योंकि जब भी मांसाहारी कीट थोड़े पनपने लगते हैं इतने में किसान 10 दिन में दोबारा कर देता है, जब भी पनपने लगते हैं तब कर देता है। ये जहाँ जहर नहीं डलता वहाँ आपको मांसाहारी कीट ज्यादा देखने को मिले। और कई बार हथजोड़ा क्या है, कई बार जो नरमे का सीजन नहीं होता तो ये अपने घरों में भी जो मच्छर वगैरह होते हैं या दूसरी कुछ ये जो मकड़ियाँ वगैरह होती है तो उनको खाने के लिए भी हथजोड़ा क्या है अपने घरों में भी कई बार देखा है। तो हमारे यहाँ पे आप बताओ क्या होता है, जब नरमा फ्लावर की स्टेज पे होता है तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा जहर छिड़का जाता है। तो जो प्लांट लास्ट की स्टेज में चला जाता है, जब पौधा बिल्कुल मरना स्टार्ट कर देता है, तब वहाँ पे खुराक का यूज किया जाता है, तब उसका कोई बेनिफिट है? नहीं, देखिए खुराक जो हमारे डॉक्टर सुरेंद्र दलाल पत्ती से हम लोग खेती करते हैं उनमें क्या होता है कि हमारा शुरू से ही ध्यान खुराक भी रहता है। हाँ, वो तो रहता है आपकी साइड में। जो किसान जहर डालता है तो उसका ध्यान जो है खुराक पे कम रहता है और जहर पे ज्यादा रहता है। जैसे शुरू में क्या होता है, ये जो जब अपन जहर शुरू करते हैं ये पौधे का जुबानी काल होता है। जुबानी काल में क्या होता है, पौधा उसको जहर को सहन करते जाता है और जैसे जैसे ये अपने जुबानी काल उसका पूरा होता है, ये बुढ़ापे की तरफ जब जाता है, जब एक तो जहर के सिम्टम उस पर दिखने शुरू हो जाते हैं, ये लाल लाल पत्ते होने शुरू हो जाते हैं। और दूसरा, जो किसान ने उसको न्यूट्रिशन नहीं दिया होता तो इसलिए ये पौधा जो 60 की कंडीशन में है उसके ज्यादा जाने के वो चांसेस रहते हैं। अगर इस पद्धति से दलाल पत्ती से खेती की जाए तो पहले दिन से क्या है, इसके खुराक पे ही 50 उसका डेज फोकस से रहता है। स्टार्ट हो जाता है फोलियर स्प्रे के रूप में। हाँ जी। तो एक समस्या और आती है, प्लांट है जो ज्यादा हाइट कर जाता है, हाँ जी। उसके बारे में वो प्रूनिंग उसकी कब करनी चाहिए, कौन से टाइम में उसकी बड को तोड़ना चाहिए, जहाँ बाजार के अंदर इतने प्रोडक्ट आ चुके हैं कि उस नरमे को रोक देते हैं। तो अपने को कौन सा बेस्ट रहेगा, पसीना बहाना बेस्ट रहेगा या बाजार से लाके करें तो उसका फायदा होगा? देखिए प्रूनिंग का ऐसे है जी, प्रूनिंग का क्या है, अलग अलग जगह अलग अलग सिचुएशन आती है। कुछ एक जगह नरमा हाइट ज्यादा भी करता है, कुछ एक जगह नरमा हाइट नहीं करता है। कोई साल हमारा ऐसे आ जाता है बरसात इसमें बढ़िया हो गई तो नरमा हाइट ठीक कर गया, नहीं तो नरमा अपना कई बार बढ़े ही नहीं। जैसे तो ये अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से है, इसको आप वैसे कॉमनली नहीं ले सकते भी इसको काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए, मतलब अच्छा क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो अपने किसान अपने सेंस से और कुछ किसान अपना प्रैक्टिकल करके कनाल 2 कनाल में इसको आगे मतलब प्रैक्टिस को लाते। तो ज्यादा संगड़ है नरमे के अंदर तो ये करना ही नहीं चाहिए। हाँ जी। और दूसरा ये होता है जो डॉक्टर दलाल पत्ती से जो खेती करते हैं तो उनमें ये समस्या कम आती है ज्यादा बढ़ने की, क्योंकि जैसे नरमे में ये जो शाकाहारी कीट तेला और थ्रिप्स वगैरह आते हैं तो उसकी ग्रोथ रेगुलेट हो जाती है और बहुत ज्यादा नरमे के बढ़ने के चांस नहीं रहते। और जो भी ऊपर बढ़ने की जो एनर्जी पौधे ने खर्च करनी होती है वो फल में करनी होती है, तो ही तो दलाल पत्ती से जो उत्पादन है
वो बढ़िया। ये तो मैंने अब हाँ की जी। बार फर्स्ट बार जो मैं ये दलाल पद्धति से कॉटन कर रहा हूँ, हाँ जी। तो मैंने खुद में देखा है, मेरे अंकल का यहाँ पे नरमा लगा हुआ है, तो उन्होंने एक स्प्रे निकाल दी हाँ जी। पेस्टिसाइड की। हाँ जी। तो मेरे नरमे और उनके नरमा मतलब सेम डेट पे सोविंग हुई हुई है, सेम पानी लगता है, सेम मिट्टी है, हाँ जी। सेम इन्वायरमेंट है, परंतु उनका नरमा 2-2 फुट ज्यादा हाइट कर गया हाँ जी। और मेरा नरमा वहीं पे खड़ा है। जी। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, जायज है। तो और इसके अंदर आप क्या बताना चाहोगे, जो प्लांट होता है उसकी मतलब बीघे के अंदर या एकड़ के अंदर कितने प्लांट होने चाहिए? देखो प्लांट अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग है। जैसे भी आपकी भारी जमीन है उसमें आपको पूरा स्पेस देके, और जैसे 3x3 4x4 पर भी आप कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। अलग अलग प्रैक्टिस चल रही है, हम्म, अपनी जमीन के हिसाब से, अपने पानी के हिसाब से सभी ये करनी चाहिए। हम्म, ये जरूरी नहीं नरमा आपका पत्ते से पत्ता मतलब भिड़े हम्म, तो ही आपका उत्पादन बढ़िया आएगा। अगर पूरे सीजन आपका पौधा से पौधे की लाइन टू लाइन ये मिलता ही नहीं है तो भी बढ़िया आपका उत्पादन आ जाता है। और साथ में ये जो गुलाबी सुंडी का अब दौर चला हुआ है, इसमें देखा गया है कि जैसे ही नरमे में बढ़िया हवा लगती है, जो नरमा बिरला है, तो उसमें इस गुलाबी सुंडी का अटैक कम देखा गया है। तो आपने कौन सी वैरायटी के अंदर ज्यादा ये गुलाबी सुंडी का अटैक देखा? नहीं, वैरायटी विशेष कोई नहीं है। वैरायटी का अपन वैसे नहीं कह सकते कि कोई वैरायटी के अंदर है, कोई वैरायटी के अंदर नहीं है, कोई वैरायटी के अंदर ज्यादा है। तो जो संघने की सबसे ज्यादा हाँ, दिक्कत है। संघने की दिक्कत है। जैसे नरमा थोड़ा सा ज्यादा संघना है, उसमें थोड़ी सी ज्यादा देखी गई है, और जो नरमा थोड़ा सा बिरला है उसमें उसकी संख्या कम देखी गई है। और अगर आप गुलाबी सुंडी के लिए अपने नरमे पे जहर का कोई भी जैसे स्प्रे नहीं करते हैं, तो आपके खेत को इस हद तक गुलाबी सुंडी नहीं खा सकती भी आपका उत्पादन ना आए। अच्छा अच्छा। हाँ जी, जो हमने नोटिस की है बात है ये मेनली। अब तो क्या है, किसान को गुलाबी सुंडी का डर ज्यादा है। तो हमने जो बात नोटिस की है वो ये की है कि जो बगैर जहर के जो खेत हैं, जिसने जो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल पत्ती से चाहे उसका पहला साल हो या चाहे उसको 2-4 साल से कर रहा हो, जो 5 साल से कर रहा हो, जैसे हम 8 ये 9वां साल है हमको। अच्छा जी। तो ये देखा गया है कि उसमें गुलाबी सुंडी की संख्या काफी कम है। अच्छा। और जिन लोगों ने 2-2, 3-3, 4-4 जो जहर के स्प्रे निकाल लिए हैं, तो उनमें गुलाबी सुंडी का अटैक है थोड़ा देखने को ज्यादा मिला है। इसका कारण मैं आपको बताऊं, जब भी अपन जहर की स्प्रे करते हैं तो कीट को ये लगता है कि अब तो तेरा वंश खतरे में है। हाँ जी। ठीक है, तो वो अपनी वंश वृद्धि के लिए अपने जीवन काल को छोटा करके और अपने अंडे देने की संख्या को जो है वो बढ़ा देता है। अच्छा। जैसे व्हाइट फ्लाई पर अपन बात करें, जैसे मान लीजिए सफेद मच्छर जो है जीवन काल उसका 17 से 72 दिन का होता है। जैसे ही उस पे जहर का स्प्रे जब अपन करने लगते हैं तो वो क्या है, अपने जीवन काल को 17 से 21 दिन पे सेट कर लेता है। अच्छा, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। ठीक है, जब उसका अपन जहर नहीं डालते तो वो 30 दिन में पहली बार अगलिंग शुरू करता है। अच्छा। और जब अपन जहर डालते हैं तो वो 6 दिन में अगलिंग शुरू करता है। फिर तो एक मशीन बन गई। हाँ, मशीन बन गई। और जब 30 दिन में अगलिंग शुरू करता है तो 125 की संख्या में 2 बार अपने जीवन काल में वो अंडे देता है। तो ये जब अपन जहर डालते हैं तो बिना मैटिंग के 300 अंडे देता है। तो इस तरह से फिर वो बढ़ता जाता है, फिर 6 दिन में बढ़ता जाता है, फिर 6 दिन में बढ़ता जाता है, 6 दिन में, तो ऐसा करके जैसे सभी किसानों का अपना अपना अनुभव है। अच्छा अच्छा। अपन जब पहला जहर डालते हैं नरमे के अंदर, जब अपना मच्छर बहुत थोड़ा होता है, और जैसे ही अपन इसको जहर को डालना शुरू करते हैं, उसके 10 दिन बाद अपन देखते हैं कि अपने कई गुना संख्या में मल्टीपल अपने को सफेद मच्छर वगैरह अपने को दिखते हैं। तो ये जो एक कीट का जो सिस्टम है, तो एक जो सफेद मक्खी है, व्हाइट फ्लाई है, इसके बारे में ये 2 सवाल है मेरी। तो एक तो सफेद मक्खी जो बिना मैटिंग के अंडे देती है, उसका कोई मतलब आज ही फार्मर का कॉल आया था, पहले काफी वीडियो देखी आपकी जी। तो उसके अंदर वो बोल रहे हैं मैटिंग के बिना अंडे कैसे दे सकती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप, थोड़ा बहुत बताइए उसके बारे में, मैटिंग के बिना ये कैसे प्रक्रिया चालू होगी या अनुभव है आपका? देखिए, ऐसे बहुत से कीट हैं जो बगैर मैटिंग के होते हैं। अपने जो कणक में जो होता है वो ये 4 श्रेणियों में सफेद जो कीट होते हैं वो बिना मैटिंग के पैदा होते हैं। अच्छा। और बहुत से ऐसे और भी कई कीट हैं जो बगैर मैटिंग के ही अंडा
मतलब वो अंडे रखने अच्छा। शुरू कर देते हैं। तो ये कीट का जो सिस्टम है वो सफेद मक्खी का वो अपने आप में अलग है और अपने वंश को खतरा मान के और वो अंडे देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे नहीं भी सृष्टि में देखे डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी ने तो 206 प्रकार के कीटों की पहचान की। इसका मतलब ये नहीं अच्छा भी 206 ही प्रकार के कीट हैं, तो मतलब करोड़ों की संख्या में कीट हैं। हाँ जी। पर इतनी की पहचान हो गई भी ये कीट इस कीट को खाता है, इस कीट को ये पसंद है, इसका जीवन काल क्या है, इस कीट को ये कीट पसंद है। तो कोई कीट अंडे खाता है, कोई कीट लार्वा खाता है, अच्छा जी, कोई उड़ती तितली को खाता है, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई की तरह। हाँ, कोई कोई कीट पानी ले लो। ये जो परपेटिया होते हैं, कुछ कीट परपेटी होते हैं। जैसे मान ले कुछ एक सफेद मक्खी के पेट में अपना जो बच्चा पलवाते हैं, ईरो और इनो नाम के ये कीट होते हैं। और कुछ कीट पर प्यूपी होते हैं, जैसे दूसरे के प्यूपे में उसको अपना बच्चा पलवाना है। और कुछ एक कीट जो दूसरे के अंडों में ही अपना बच्चा जो पलवाते हैं। इस तरह के ये जो कीटों की जो पहचान की है, इसका मतलब ये नहीं भी 206 प्रकार के कीट हैं, बहुत करोड़ों की संख्या में कीट है। और किस कीट का क्या नेचर है वो मतलब ये अपने को तो सफेद मक्खी के बारे में ही पता है, बाकी किसी कीट का क्या नेचर है अपने को क्या पता। ठीक है, तो आपसे एक सवाल, सेकंड सवाल मेरा रह गया, जो व्हाइट फ्लाई है उसके पीछे आने वाले पिछले टाइम के अंदर 2015 के अंदर एक आरोप लगा कि व्हाइट फ्लाई है जो लीफ कर्ल रोग है, जो पत्ते के बैक साइड में एक छोटा पत्ता और निकलाता है, जो सबसे ज्यादा मतलब खतरा हो रहा था। पिछली बार भी आया था ये रोग हमारे एरिया के अंदर। हाँ जी, लीफ कर्ल जिसको बोला गया है, बाजार ने इसके ऊपर आरोप लगाया है। ये बात को आप कैसे मानते हो? नहीं, ये आरोप वैसे सरासर झूठा है। इसके सिर पे आरोप ये मंडा गया है। लीफ कर्ल कुछ एक वैरायटी विशेष होता है। अच्छा, ठीक है। अब की बार जैसे देखिए, अब लीफ कर्ल नहीं है और कुछ एक ऐसे खेत हैं जिन पे 3 या 4 जो जहर के स्प्रे हैं वो डल गए हैं और उनमें व्हाइट फ्लाई की संख्या मतलब बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो उन खेतों में अब लीफ कर्ल नहीं है। ये तो कोई और है, इसकी पहचान करनी लीफ कर्ल का क्या है? लीफ कर्ल कोई किसान के आ जाता है, मैं इसको थोड़ा खोल के बता दूं। लीफ कर्ल पे भी प्रैक्टिकल काफी हुए हैं। अच्छा जी। लीफ कर्ल जिस किसान के आ जाता है वो घबराए नहीं और कोई जहर का इस्तेमाल नहीं करे। अच्छा, उसमें क्या करे, लीफ कर्ल जब आता है पौधे का जड़ से और ऊपर का जो सिस्टम है उसमें कुछ एक अवरुद्ध हो जाता है, वो रुक जाता है। कुछ एक सिस्टम उसमें रुक जाता है। सारा नहीं रुकता, सारा जब रुकता है तो पौधा मर जाता है। सारा नहीं, कुछ एक सिस्टम उसमें खुराक का जो है वो रुक जाता है। तो किसान उसमें क्या करे, वहाँ दलाल गोड़ की अपनी संख्या बढ़ा दे। जैसे हम 6 दलाल गोड़ करते हैं उसकी जगह वो 12 दलाल गोड़ करते हैं। इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं हम। हाँ, कर सकते हैं। जैसे लीफ कर्ल जब आ जाता है तो उसके में देखा गया कि जब अपन दलाल गोड़ की संख्या बढ़ा देते हैं तो पौधे की खुराक जो जड़ से प्रॉपर नहीं पूरी हो रही वो अपन अगर ऊपर से पूरी कर देते हैं तो उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है। और लीफ कर्ल एक विशेषता भी है लीफ कर्ल की। ये सारे ये नहीं भी लीफ कर्ल अपने लिए कोई इतना मतलब बुरा भी नहीं है, घाटे का सौदा है। हाँ, घाटे का सौदा है। तो लीफ कर्ल जब भी आ जाता है ये नरमे में जो तिड़की में आ जाता है कई बार नरमा। अच्छा, अगर आपके नरमे में लीफ कर्ल आ गया तो ये तिड़की नहीं मारेगा बिल्कुल। अच्छा जी। और एक आपका नरमा शार्ट नहीं मारेगा अगर लीफ कर्ल आ गया तो लीफ कर्ल से भी अपने को घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, चलो चलो। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੈਸਟਿਸਾਈਡ ਫਰੀ ਫਸਟ ਵਾਰ ਕੋਟਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ 1-2 ਫਾਰਮਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਸਟਿਸਾਈਡ ਫਰੀ ਕਰੀਏ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸੀ ਵੈਸੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਣੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਅੱਛਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਣੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੀ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ 22 ਕਿੱਲੇ ਨਰਮਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਟਿਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨਰਮਾ ਜਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੀੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਿਸੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿੱਗੇ ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਾਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬੰਬੂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ। ਲੀਫ ਕਰਲ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਾਰਮਰ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬੰਬੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੋਈ ਵਗੈरह ਚਾਰਜ वगैरह ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। देखिए पाठशाला का वैसे चार्ज वगैरह कुछ नहीं होता है। अच्छा जी। जैसे अब की बार एक पाठशाला में गंगानगर जिले में मैं लगा के आया हूँ। अच्छा जी। और इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊं कि अगली बार एक जो हम पाठशाला रखेंगे वो परमानेंट पाठशाला मैं चाहता हूँ कि गंगानगर में एक जगह हम रखें। अच्छा जी। और पाठशाला उस जगह रखी जाती है जहाँ 1 या 2 साल अच्छा जी किसान ने अपने खेत में और दलाल पत्ती का प्रैक्टिकल कर लिया है और वो पूरा कॉन्फिडेंट है अपने आप में। अच्छा, तो उस जगह पाठशाला रखी जा सकती है। और एक हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जैसे अपने ये मुंडा गांव में हम रेगुलर ये पाठशाला चला रहे हैं, चल रही है। ठीक है। अब आने वाले शुक्रवार को भी थोड़ा सा बता दीजिए क्या टाइम रहेगा इसका। आने वाले ये शुक्रवार को ये अपना टाइम 8 बजे का टाइम रहेगा सुबह का। तो मुंडा गांव में भी आपको स्थान सभी को बता दिया जाएगा। हाँ, तो और फोन नंबर, हाँ जी, फोन नंबर बता दीजिए। 94 169 हाँ जी और 20 702। कई बार किसान को क्या होता है कि जैसे दलाल गोल्ड डालना है तो उसमें वो कंफ्यूज हो जाता है, अभी डीएपी के अंदर जिंक मिलती नहीं जी, और दुकानदार क्या होता है उसको जिंक देता नहीं है, तो उस टाइम वो फोन करता है। तो 94 169 20 702 बानीराम बम्बू। और अगला अपना जो पार्ट रहेगा उसका वीडियो का, हाँ जी, वो जमीन से संबंधित रहेगा। ये अपनी जमीनों में जो दिक्कत आ रही है, जो अपनी जमीनों में समस्याएं, रूट रोट, सडन विल्ट, ये ज्यादा मतलब इस पे नेमटोड की समस्या भी ज्यादा रहती है। जी। तो उसके ऊपर अपन वो पाठशाला है जो वो जो वीडियो है एक रखेंगे उस पे। धन्यवाद। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथी जय नारायण जी है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहते? पहले अपना आप परिचय दे दीजिए, आप कहाँ से हो, और बता दीजिए भी हम कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और इसके अंदर हम किसानों को क्या फ़ायदा दे रहे हैं, आपने कितने किसानों को इस पद्धति से जोड़ दिया, तो इसके बारे में आप चर्चा कीजिए थोड़ी सी। नमस्कार, मैं जय नारायण सुधार, हाँ जी, गांव मेरवाला, हाँ जी, और मैं अमुजा सीमेंट फाउंडेशन में काम कर रहा हूँ। अच्छा जी। और एक प्रोजेक्ट चल रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का, बेटर कॉटन, उस पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा जी। किसानों को हमारा काम है गाइडलाइन करना खेती के बारे में। तो इसके अंदर में हमने अब की बार न्यू ऐड किया ये डॉक्टर सुरेंद्र दलाल पद्धति का। पहले हम एडवाइस करते थे किसानों को भी कोकटेल वगैरह यूज नहीं करनी है, रेड लेवल पेस्टिसाइड यूज नहीं करना है, और जैसे सेफ्टी का विशेष ध्यान रखते थे। ठीक है, इन बातों पर हम काफी किसानों से अब की बार तो पेस्टिसाइड मुक्ति कर दिया। अब की बार काफी किसान ने मैंने अपने खुद के फील्ड के अंदर भी मैंने मेरे पास में टोटल 10 बीघा कॉटन है, उसमें 2 बीघा मैंने नॉन पेस्टिसाइड किया है। अब की बार आपने रिस्क उठा लिया। हाँ, मैंने रिस्क उठा लिया है, यानी घर वाले मैंने तो आपसे बड़ा रिस्क उठा रखा है। 22 बीघा कॉटन है जो बिना पेस्टिसाइड के अब तक खड़ा है। मैंने 2 बीघा, और उसके दूसरे में कॉटन के अंदर मैंने एक ही पेस्टिसाइड यूज किया वैसे तो, और 2 मैंने दलाल गोल का स्प्रे कर दिया। देखिए इसमें रिस्क वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको एक नहीं, फार्मर ये समझता है जी ये बात को। हाँ जी, ये विशेष बात मैं आपको बता दूं, फार्मर
ये जो पत्ते नरमे के जो तेली आने की वजह से टेढ़े होते हैं या थ्रिप्स आने की वजह से ऊंचे होते हैं, इस वजह से डरता है। ये पौधे की और कीट की अपनी एक भाषा होती है। और एक विशेष बात मैं आपको इस वीडियो के जरिए बता दूं कि ये 9वां साल है बगैर पेस्टिसाइड होते हुए मेरे अपने खेत में और आसपास के गाँव में भी, और जैसे अपने सभी जगह अपने किसान हैं। पंजाब के अबोर डिस्ट्रिक्ट में अपने किसान हैं, डॉक्टर दलाल पत्ती के बठिंडा जिले में भी है, और गंगानगर, हनुमानगढ़ और अपने पूरे हरियाणा में लगभग ये किसान जो है दलाल पत्ती से खेती करते हैं, और यहाँ MP तक भी अपने किसान हैं। अच्छा। आज तक किसी किसान का कोई भी प्लॉट इस पत्ती से फेल नहीं हुआ है, उसका उत्पादन उस मुकाबले कम नहीं हुआ है जिसने पेस्टिसाइड यूज किया है। उसके मुकाबले एक भी सीजन नरमे का उसका ऐसा नहीं गया ये उसके मुकाबले उसका उत्पादन कम हुआ है। तो अपने मतलब उसमें कीट से डरने की कोई जरूरत नहीं है, और कीट है जो पौधे को इतना ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता। एक बात और पूछूं आपसे, वो रह गई थी, जो आपके ट्रायल चल रहा है दादा लाड टेक्निक, हाँ जी, तो वो कैसे चल रहा है आपका? वो दादा लाड टेक्निक ट्रायल बढ़िया चल रहा है। जैसे ही उसका रिजल्ट आता है आप उसके बारे में एक बहुत अच्छा सा आप एक वीडियो बना के और जो है शेयर करेंगे। अच्छा जी, तो आपने ये वक्त निकाला तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे विलेज के अंदर रेगुलर क्लास से लगा रहे हो, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात आपके जरिए लोगों तक पहुँच रही है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार कॉटन हम देख लें अपना, जो अपना दलाल पद्धति से कॉटन है वो भी देख लेंगे वीडियो के अंदर। तो ठीक है जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫੀਲਡ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਾਲ ਪद्धਤੀ ਨਾਲ ਹੈ ਬਾਨੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਟਨ ਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਵਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮ, हाँ सिम्टम तो आएगा, ऐसा नहीं है अभी गुलाबी सुंडी का आपके नरमे में सिम्टम नहीं आएगा। जैसे इतने फूल खिले हुए हैं उनमें से इतना एक दो के अंदर ही ये सिम्टम है। हाँ ये जैसे ये 10-12 अपने ये बूढ़े खिले हुए हैं, जैसे इस बूढ़े के अंदर इसका सिम्टम आया है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, ये भी बढ़िया खिल रहा है। तो जैसे ये आएगा गुलाबी सुंडी का, जैसे ये टिंडा है, गुलाबी सुंडी जैसे ही टिंडे में एंटर करेगी, अगर आप जहर नहीं डालते हैं तो इसकी जो एक ये शाखा है, ये जो मैं आपको तोड़ के बताऊं, ये जैसे 4 का है, और गुलाबी सुंडी एक जगह जैसे एंटर करेगी, एंटर करते ही एक इसमें ये गुलाबी सुंडी है, इसको मान लीजिए ये टच कर देगी, टच कर देगी, ये खराब भी हो जाएगा मान लीजिए, बाकी 3 आपके सही खिल जाएंगे। अगर आप जहर डालते हैं इसमें तो क्या करेगी गुलाबी सुंडी मरने के डर से, तो ये पूरे आपके टिंडे में चक्कर लग जाएंगे, तो अपने को नरमे में जहर डालने से ज्यादा नुकसान होगा। एक मेरे को ये भी खुशी होती है कि काफी आसपास के गांवों के किसान यहाँ पे आ चुके हैं। मेरे को तो डायरी लगानी पड़ेगी भी यहाँ पे कौन कौन विजिट करके चला गया, तो वो देखते हैं हम आपके खेत के अंदर सुंडी काफी मात्रा में देख देंगे, ढूंढ देंगे, परंतु उनको सुंडी नहीं मिली अभी तक। ये होता है, क्या होता है, जैसे ये देखो अपने नरमे में क्या है, ये जो मांसाहारी कीट है, हम जैसे यहाँ खड़े हैं, ये मकड़ी है, ये मकड़ी मेरे हाथ पे चढ़ी है, ये नीचे गई। हाँ, जो इस तरह के ये जो मांसाहारी कीट है, ये अपने नरमे में देखने को मिलते हैं। तो अभी जैसे अपन ने बताया कि उसमें कुछ लार्वा खाने वाले भी हैं, और कुछ अंडे खाने वाले भी हैं, कुछ प्यूपे वाले भी हैं। ये समझ तो किसानों को तभी आएगी जब आपकी पाठशाला ज्वाइन करेंगे, रेगुलर सुनेंगे उसको जी। देखिए ये सिस्टम फार्मर टू फार्मर चलता है, और सीख के और सिखाने वाला सिस्टम है। यहाँ किसी कंपनी का या किसी दूसरे का या कोई डॉक्टर का कोई काम नहीं है, ये सीख के आगे सिखाने वाला ये काम है। अच्छा, फार्मर टू फार्मर, ये डॉक्टर जो सुरेंद्र दलाल पत्ती है, फार्मर से ही फार्मर के पास जा रही है जी। सही बात है, धन्यवाद जी, आपका टाइम निकाला आपने, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।